हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो स्टोरी होने वाली है वो काफी मजेदार है। इसमें हमारी छोटी सी लिटिल गर्ल सुपिया, जो बिल्कुल इनोसेंट और स्मार्ट है, लेकिन उसकी लाइफ में हमेशा ड्रामा और मिस्ट्री का तड़का रहता है। उसकी माँ मे अब नहीं है और उसके पिता जंग हमेशा उसके साथ हैं, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में मुश्किलें, पुराने दुश्मन और फैमिली सीक्रेट्स कभी खत्म नहीं होते। एक तरफ उसके छोटे भाई और मैजिकल प्लांट्स उसकी मदद करते हैं, तो दूसरी तरफ पुराने राइवल्स उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। अब देखना यह है कि सुपिया कैसे अपनी इंटेलिजेंस और करेज से इन सब केओस में सरवाइव करेगी, अपने पिता जांग और परिवार की मदद से सभी मिस्ट्रीज सॉल्व करेगी और अपनी दुनिया को सही रास्ते पर ले आएगी। और हाँ, तैयार रहना, क्योंकि ये स्टोरी इमोशंस, सस्पेंस और एक्शन से भरपूर है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये फैमिली ड्रामा और एडवेंचर की कहानी। स्टोरी की शुरुआत में हम सुपिया नाम की एक छोटी लड़की को देखते हैं, जो कचरे से प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा कर रही है और सोच रही है कि 3 दिन से माँ को होश नहीं आया, इसलिए मुझे ये बोतलें बेचकर पैसे जुटाने हैं और उन्हीं पैसों से माँ के लिए खाना लेना है। जल्दी में सुपिया एक आदमी से टकरा जाती है। तभी पौधे उसे बताने लगते हैं कि जिस इंसान से टकराई हो वो शहर का सबसे अमीर और खतरनाक आदमी है, जिससे सब डरते हैं। सुपिया उसे देखती है और कहती है, शैतान। जंग जवाब देता है कि छोटी बच्ची, क्या तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं कि किसी को ऐसे नाम से मत पुकारो। सुपिया डर के मारे छींकती है और भागने लगती है। तभी उसका मकान मालिक आता है और जंग से कहता है कि उस लड़की पर गुस्सा मत करो, उसकी माँ बीमार है और उसके पास पिता भी नहीं है। ये सुनकर सुपिया कहती है कि मेरे डैडी हैं और उनका नाम फचन है। जान को यह जानकर पता चलता है कि वह उसके दुश्मन की बेटी है। मकान मालिक सुपिया से पूछता है कि अगर तुम्हारा फू परिवार से रिश्ता होता तो क्या तुम यहाँ कचरा इकट्ठा करती। सुपिया कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मेरी माँ 3 दिन से बेहोश है और मुझे उनके लिए खाना खरीदना है। ये सुनकर जान सुपिया के घर आता है और जांच में पता चलता है कि उसकी माँ पहले ही मर चुकी है। बाद में शरीर के टुकड़े कर पुलिस उसकी राख सुपिया को देती है। सुपिया कहती है, ये मेरी माँ नहीं है, मुझे मेरी माँ चाहिए, कृपया मुझे लौटा दो। अधिकारी समझाता है कि तुम्हारी माँ अब नहीं है। सुपिया रोते हुए राख पकड़ लेती है और यह सब देख जांग को बहुत बुरा लगता है। तभी अधिकारी सुपिया के पिता फैचन को कॉल करता है और बताता है कि मिस मी मर गई है। फैचन कहता है कि अगर वह मर गई है तो राख फेंक दो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, और कॉल काट देता है। यह सुन सुपिया माँ की राख पकड़कर कहती है, माँ मैं आपके कान बंद कर रही हूँ, ये सब मत सुनो वरना दुखी हो जाओगी। अधिकारी सुपिया से कहता है कि तुम्हें अनाथालय भेज देंगे, लेकिन पौधे उसे बताते हैं कि अनाथालय अच्छी जगह नहीं है। सुपिया कहती है कि अब मेरी माँ भी नहीं है तो मेरी देखभाल कौन करेगा। तभी जंग सामने आकर पूछता है, क्या तुम्हें डैडी चाहिए। सुपिया उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। इसके बाद हम जांग की दादी को देखते हैं, जो अपने बेटों से कहती है कि उसके पोते हैं, लेकिन वह एक पोती भी चाहती है और इसके लिए प्रार्थना करती है। फिर जंग एक बच्ची की गुड़िया घर लाता है और अपनी दादी से कहता है कि आप एक पोती चाहती हैं, है ना, तो ठीक है, मैं इसे ले आया हूँ। दादी पूछती हैं कि इस बच्ची गुड़िया में क्या है। वह कहता है कि आप स्वयं इसे खोलकर देख लें। जैसे ही दादाजी उसे खोलते हैं, सुपिया उसके अंदर से बाहर आ जाती है। उसे देखकर जंग के दादा उससे पूछते हैं कि तुमने सड़क से किसी का बच्चा चुराया है। तो जंग कहता है कि दादाजी, ये मेरा बच्चा है। ये सुनकर दादाजी उससे पूछते हैं कि तुम्हें लड़कियों से एलर्जी है ना, और वैसे भी तुम बहुत ठंडे किस्म के इंसान हो, तो फिर तुम्हारी इतनी प्यारी बेटी कैसे हुई। और फिर दादी ने सुपिया से पूछा कि तुम्हारी माँ का नाम क्या है। सुपिया बताती है कि मेरी माँ का नाम मी है। ये सुनकर दादी उसकी माँ को पहचान जाती हैं और कहती हैं कि ये वही लड़की है जिसकी प्रतिष्ठा बहुत खराब है और उसके दत्तक पिता ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। सुपिया कहती है कि आपको मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, मेरी माँ बहुत अच्छी हैं और उन्होंने मुझे बड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की है। तो दादाजी तुरंत सुपिया से सॉरी कहते हैं और उसकी देखभाल करना शुरू कर देते हैं। तब जंग के दादाजी बताते हैं कि जब सुपिया की माँ वास्तव में श्री फुई जैन के बच्चे से गर्भवती थी, तो उसके दत्तक पिता बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया और सारे रिश्ते तोड़ दिए। तब जंग कहता है कि दादाजी, मुझे नहीं पता, अब अगर फचन उसे स्वीकार नहीं कर रहा तो उसका कोई नहीं है, अब से वह मेरी बेटी है। फिर दादाजी पूछते हैं कि उसकी माँ कहाँ है। तब जंग बताते हैं कि वह उनकी अस्थियां हाथ में लिए हुए हैं। यह सुनकर दादाजी कहते हैं कि यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब जंग कहते हैं कि इसमें गलत क्या है, आखिर दादा भी तो पोती चाहते थे, तो उनकी इच्छा भी पूरी हो गई। तभी जंग के दादाजी तुरंत आदेश देते हैं कि अब उसे किसी की बेटी के बिना भी रखा जा सकता है, अब हम उसका ख्याल रखेंगे और वह हमारे परिवार की अकेली बची है। और वे तुरंत मैट से सुपिया के लिए अच्छा खाना बनाने को कहते हैं। फिर सुपिया रोते हुए खाना खाने लगती है और दादी को धन्यवाद कहती है और जांग से भी कहती है, धन्यवाद पिताजी, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। ये सुनकर जांग चौंक जाता है और सोचता है कि जबरदस्ती अच्छा इंसान बनना भी अच्छा लगता है। तभी सुपिया वहाँ रखे पौधों की बातचीत सुनती है। वे कह रहे हैं कि यह लड़की इस शैतान आदमी को अच्छा इंसान कैसे कह सकती है।
पिछली बार उसने उस इंसान को अफ्रीका भेज दिया था जिसने उसके साथ गड़बड़ की थी, और यह आदमी वाकई बहुत शैतान है। ये सुनकर सूपिया जांग से पूछती है कि डैडी अफ्रीका कहाँ है। पौधे ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि यह लड़की हमारी बात सुन सकती है। फिर रात को हम देखते हैं कि जांग पानी लेने के लिए रसोई में जाता है और तभी उसे हॉल से सूपिया के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह उसके पास आता है और पूछता है कि तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तो सूपिया कहती है सॉरी डैडी। वह कहता है अब तुम सॉरी क्यों कह रही हो। सूपिया कहती है क्योंकि मैं रो रही थी और मैंने आपको परेशान किया। तो जांग पूछता है फिर तुम क्यों रो रही हो। वह कहती है कि मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, और यह कहते हुए जोर जोर से रोने लगती है। तब जांग कहता है रो मत, लेकिन वह शांत नहीं होती। तो वह उसके पास बैठ जाता है और कहता है ठीक है, अगर तुम रोना चाहती हो तो रो लो, तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें कुछ भी सहने की जरूरत नहीं है। फिर सूपिया उसके पैर पकड़कर रो रही है। पौधे देखकर कहने लगते हैं कि यह शैतान आदमी भी इतना इंसान बन सकता है, हमने नहीं सोचा था, और सूपिया को रोते देख हमें भी रोने का मन करता है। फिर जांग पौधों को देखता है और कहता है कि इनसे पानी क्यों निकल रहा है, मुझे जांच करनी है। तो सूपिया उसे रोकर कहती है कि वे मेरे लिए रो रहे हैं और कल वे नहीं रोएंगे, इसलिए कुछ मत करो। वह कहता है कि तुम परियों की कहानियों में जी रही हो, अब तुम्हारा रोना बंद हो गया है, मैं चलता हूँ। तभी सूपिया उसे रोकर कहती है पापा क्या आप मेरे साथ सो सकते हैं। जंग उसे शांत करने के लिए मान जाता है और कहता है लेकिन सिर्फ एक बार। फिर जब दोनों बिस्तर पर आते हैं तो वह उसे देखकर घबरा जाता है और जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ जाता है और सोचता है कि मैं ऑफिस में भी अपने कर्मचारियों को 2 मीटर दूर रखता हूँ और अब मुझे इस लड़की के साथ बिस्तर साझा करना होगा। वह दूसरी ओर मुड़ता है और जैसे ही सूपिया उसे छूने वाली होती है तो वह गुस्से में उसे मारने वाला होता है, लेकिन खुद को रोक लेता है और सोचता है अच्छा हुआ मैंने छोटी बच्ची को नहीं मारा, अब मैंने उसका पिता बनने का फैसला किया है तो उसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है, और यह सिर्फ एक रात की बात है तो मैं सहन करूंगा। फिर वह उसे कंबल ओढ़ा देता है और कहता है कि अब चुपचाप सो जाओ, और वह दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। सूपिया भी खुद को ढक लेती है और सो जाती है। अगली सुबह जब जंग उठता है तो वह सूपिया को देखता है जो गुड मॉर्निंग कह रही है। जंग भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है और खुश होता है कि लड़की समझदार है और अपनी सीमाएं जानती है। फिर वह उसके साथ तैयार होकर नाश्ते के लिए नीचे आता है और सूपिया दादी को देखकर गुड मॉर्निंग कहती है। दादी पूछती हैं कि क्या तुम अपनी माँ की चीजें यहाँ लाना चाहोगी। सूपिया कहती है कि माँ की चीजें पुराने घर में हैं और अगर आप जाएंगी तो अनावश्यक परेशानी होगी। जांग कहता है कि मैं उसके साथ जाऊंगा। ये सुनकर सूपिया कहती है कि डैडी आप बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर जांग उसे उसी चौल क्षेत्र में लाता है और कार के पास इंतजार करता है, जबकि सूपिया अंदर जाती है और देखती है कि मकान मालिक उसकी माँ की सारी चीजें बाहर फेंक रहा है। सूपिया चिल्लाती है कि मेरी माँ की चीजों को मत छुओ। मकान मालिक कहता है कि तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारी माँ मेरे घर में मरी और मैंने अतिरिक्त पैसे नहीं लिए। सूपिया गुस्से से कहती है कि मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें मत कहना, तुम हमेशा उन्हें गाली देते थे। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब भी यह मकान मालिक सूपिया की माँ से किराया लेने आता था तो वह उसे छूने की कोशिश करता था और माँ पुलिस बुलाने की धमकी देकर उसे भगा देती थी। सूपिया को वही हरकतें याद आती हैं और वह उसे लात मार देती है। मकान मालिक क्रोधित होकर कहता है कि बच्चे तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, और वह उस पर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन जंग तुरंत आता है और सूपिया को बचाकर मकान मालिक को मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को छूने की। वह आदमी तुरंत माफी मांगता है और जंग सूपिया से कहता है कि तुम अंदर जाकर अपनी बाकी चीजें ले लो। सूपिया खुश हो जाती है और सोचती है कि पिताजी का समर्थन पाने का यही मतलब है। वह फिर से मकान मालिक को लात मारती है और सामान लेने अंदर चली जाती है और जांग इस आदमी को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। जांग एक कुर्सी लेकर यहाँ बैठ जाता है और अपना पैर उसके हाथ पर रखते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूपिया को इस तरह से धमकाने की। वह तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि मिस्टर जांग कृपया मेरी जिंदगी छोड़ दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वह आपकी बेटी है। जांग अपनी टाई निकालता है और उसे उसके हाथ पर बांधना शुरू कर देता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखो क्योंकि मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा, और अगर तुमने कोई शोर मचाया और मेरी बेटी को डराया तो मैं तुम्हारी जीभ निकाल दूंगा और तुम कभी किसी लायक नहीं रहोगे। ये आदमी डर जाता है और चुप हो जाता है। फिर जांग उसे पीटता है और सूपिया के घर आता है जहाँ वह अपनी माँ की चीजों को देख रही है। सूपिया पूछती है कि मकान मालिक कहाँ है, तो जंग बताता है कि वह खाना खाने के लिए अपने घर गया है। हम देखते हैं कि जंग के अंगरक्षक उसे ले जा रहे हैं। फिर जंग सूपिया से पूछता है कि क्या तुम्हारा सामान पैक हो गया है। सूपिया अपनी माँ की फटी हुई तस्वीर देख रही है और कहती है कि यह माँ की एकमात्र तस्वीर है। वह पूछती है पिताजी क्या मैं ये चीजें अपने साथ ले जा सकती हूँ। जंग हाँ कह देता है और घर की हालत देखकर कहता है कि यहाँ लेने लायक कुछ भी नहीं है। तभी उसे कंपनी से जरूरी काम के लिए फोन आता है और वह सूपिया से कहता है कि मेरे साथ कंपनी चलो।
सूपिया कहती है, पिताजी मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, मैं अकेले घर चली जाऊंगी। वह पूछता है, क्या तुम अकेले जा सकोगी? क्या तुम्हें रास्ता पता है? सूपिया कहती है, हाँ मुझे पता है, और फ्लावर सिस्टर वहाँ है, वह मेरी मदद करेगी। यह सुनकर जांग को यकीन नहीं होता कि वह कैसे अकेली जा पाएगी, इसलिए वह उसे उठाकर अपनी कंपनी ले आता है। उसके सभी कर्मचारी उसका अभिवादन करते हैं। जंग सूपिया से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी जरूरी काम कर रहा हूँ और जब काम खत्म होगा तो हम घर जाएंगे। सूपिया हाँ कह देती है और जंग मीटिंग के लिए चला जाता है। सभी कर्मचारी सूपिया से मिलकर खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत प्यारी लड़की हो। तभी अचानक कार्यालय से आवाज आती है कि सभी कर्मचारी अपना काम शुरू कर दें, तो सब तुरंत काम में लग जाते हैं। तभी पौधे सूपिया को बताते हैं कि जिस प्रोजेक्ट पर कर्मचारी 6 महीने से मेहनत कर रहे थे, उसे एक अंडरकवर एजेंट ने लीक कर दिया है और वह यही कंपनी में रहकर कंपनी के खिलाफ काम कर रहा है। ये सुनकर सूपिया कहती है कि यहाँ ऐसी चीजें हो रही हैं और वह पौधों की प्रशंसा करने लगती है। यह देखकर कर्मचारियों को लगता है कि क्या यह लड़की अकेले में खुद से बात कर रही है। सूपिया पौधों से पूछती है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह बुरा आदमी कौन है जो मेरे पिताजी की कंपनी की परियोजना को खराब कर रहा है। तभी पौधा बताता है कि वह आदमी अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में है और वह थोड़ा बूढ़ा टाइप का है और उसने चश्मा पहना हुआ है, वह मुखौटा भी लगाए हुए है और कल रात आपके पिताजी के जरूरी दस्तावेज चुरा चुका है। यह सुनते ही सूपिया सीधे जांग को बताने के लिए मीटिंग रूम में आती है और कहती है कि पिताजी यह मिस्टर ग्वान एक अंडरकवर एजेंट है। ये सुनकर जंग सोच में पड़ जाता है कि मिस्टर ग्वान उसके कॉलेज के सहपाठी रहे हैं और इतने लंबे समय से जानता है, तो क्या सच में वह उसे धोखा दे सकते हैं। तभी मिस्टर ग्वान सूपिया से कहते हैं, लड़की किसी बात पर मजाक नहीं करना चाहिए, बताओ तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अगर उन्हें पता चल गया तो वह तुम पर चिल्लाएंगे। तब जंग कहता है, ये मेरी बेटी है। मिस्टर ग्वान तुरंत कहते हैं, सॉरी, हाँ ये लड़की सचमुच तुम्हारी तरह दिखती है और बहुत प्यारी है। फिर जंग सूपिया से पूछता है कि तुम कह रही थी कि वह अंडरकवर एजेंट है, तो तुम्हें किसने बताया? पौधा तुरंत सूपिया से कहता है कि कृपया अपने पापा को मत बताना कि मैंने बताया है, वह शैतान है जो किसी को नहीं छोड़ता। अगर उसे पता चल गया तो वह मुझे और तुम्हें भी रिसर्च के लिए ले जाएगा। सूपिया कहती है कि फ्लावर सिस्टर ने मुझे ये बताया है। तब जांग अपने कर्मचारियों से पूछता है कि क्या हमारी कंपनी में कोई फ्लावर सिस्टर नाम की लड़की काम करती है? कर्मचारी कहते हैं, नहीं। तभी मिस्टर ग्वान कहते हैं, इस बच्चे पर भरोसा मत करो, ये तो बस बकवास कर रही है। सूपिया कहती है, डैडी मैं सच कह रही हूँ और उस आदमी ने आपके प्रोजेक्ट की फाइल भी चुरा ली है और वह प्रोजेक्ट का नाम भी बताती है। कर्मचारी कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वे लोग उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तब जांग अपने सहपाठी की जांच करता है और गुस्से में उसे पीटता है और पूछता है कि बताओ, हमारी प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने तुम्हें क्या लालच दिया कि तुमने मुझे धोखा दिया? वह कहता है, शाघाओ कंपनी ने मुझे अध्यक्ष का पद देने का वादा किया था। तब जांग कहता है, तुम सच में 10 साल से मेरे दोस्त थे और इस तरह धोखा दिया? तुमने मेरी कंपनी के रहस्य लीक कर दिए। ठीक है, अब अगर तुम बॉस बनना चाहते हो तो उसी कंपनी में जाकर काम करो। यह कहकर वह उसे जाने के लिए कह देता है। मिस्टर ग्वान तुरंत चले जाते हैं और सूपिया सोचने लगती है कि इस आदमी ने मेरे पिताजी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन पिताजी ने फिर भी उसे जाने दिया। मेरे पिताजी सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं। तभी जांग देखता है कि सूपिया ने जो जूते पहने हैं वे उसके साइज से बड़े हैं, इसलिए वह उसे नए जूते खरीदने के लिए दुकान पर ले जाता है। वहाँ स्टाफ कई विकल्प दिखाता है। सूपिया देखती है कि सभी बहुत महंगे हैं और सोचती है कि नहीं, मैं इतने महंगे जूते नहीं खरीदूंगी। वह जांग से कहती है कि क्या मैं और देख सकती हूँ? जांग कहता है, हाँ तुम कुछ भी देख सकती हो और खरीद सकती हो। फिर जैसे ही सूपिया दौड़ती है, उसकी टक्कर जेड नाम की लड़की से हो जाती है और वह चिल्लाने लगती है, क्या तुम अंधी हो, क्या देख नहीं सकती? यह देखकर जांग तुरंत सूपिया को बचाने के लिए आगे आता है और उस लड़की पर डांटने ही वाला होता है। तभी वहाँ उसके पिता आ जाते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर फैचन है। और सूपिया को देखकर वह सोचता है कि यह लड़की बिल्कुल मेरी तरह कैसे दिखती है, मैं सचमुच बहुत बड़ा झूठा हूँ। उसने एक नकली आदमी को काम पर रखा और उससे फोन करवा दिया कि वह पुलिस वाला है और कहा कि वह मर चुकी है। मैं इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगा। फिर हम सूपिया को देखते हैं जो फेचन को देखती रहती है और उसे याद आने लगता है कि एक दिन उसकी माँ उसे फेचन को दिखाने ले गई थी, क्योंकि आखिरकार वह उसका पिता है। लेकिन वहाँ वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ खेल रहा था और यह देखकर सूपिया की माँ को बहुत बुरा लगता है। वह वहीं रोने लगती है तो सूपिया अपनी माँ को दिलासा देती है। इसके साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और सूपिया फेचन को देखकर मन ही मन कहती है, डैडी। फिर जोए फेचन से कहती है कि डैडी, इस लड़की ने मुझे परेशान किया है। फेचन जांग से कहता है कि हमें बच्चों के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। तो जांग कहता है, ठीक है, तो बच्चे आपस में ही निपटारा कर लेंगे। जांग सूपिया से कहता है कि इस लड़की ने तुम्हें मारा है तो तुम जाकर उसे मारो। जैसे ही सूपिया आगे बढ़ती है, जोए की माँ लिन आ जाती है और सूपिया को देखते ही पहचान लेती है कि यह मे की बेटी है और सोचती है, यह यहाँ क्या कर रही है।
फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लिन वास्तव में मे के दत्तक माता पिता की असली बेटी थी, और जब उन्हें पता चला तो वह उसे घर ले आए और बताया कि नर्स की गलती से बचपन में उसकी मी से अदला बदली हो गई थी, और अब जब उन्हें यह सच पता चला है तो वह अपनी बेटी को अपने साथ रखेंगे। तब मे से कहा गया कि अब असली बेटी लौट आई है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन लिन के माता पिता और भाई हान ने मे से कहा कि तुम भी हमारी बेटी और बहन हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और तुम्हें घर में पूरा मान मिलेगा। लेकिन लिन को बहुत गुस्सा आया कि इतने सालों से मे मेरे घर और परिवार के साथ रही और अब वह आगे ऐसे कैसे खुश रह सकती है। फिर हमें पता चलता है कि मे की शादी असल में फू परिवार के फेचन से तय हुई थी, क्योंकि दोनों परिवार करीबी दोस्त थे और दोनों साथ बड़े हुए और बचपन के प्यार में थे। लेकिन शादी असली बेटी के नाम पर तय थी और असली बेटी लिन है, तो सब कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करना है। लिन कहती है जाने दो, ये शादी पहले ही मेरे साथ तय हुई थी, इसीलिए हमें ही करनी चाहिए। लेकिन पापा कहते हैं कि तुम मेरी असली बेटी हो। इस बीच फेचन मे को ले आता है और कहता है कि मैं सिर्फ मे से ही शादी करूंगा, मैं सिर्फ उससे ही प्यार करता हूँ। ये सुनकर लिन बहुत क्रोधित हो जाती है और मे को बर्बाद कर देती है और उससे सब कुछ छीन लेती है। इसके साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और लिन अपने पति फेचन और बेटी जोए के साथ वहां से चली जाती है और सोचती है कि अब जब मे मर चुकी है तो उसकी बेटी को भी अपने परिवार के पास नहीं आने दूंगी। सुपिया उदास दिखती है तो जंग उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ। वह कहती है कि वह मेरे असली पिता हैं। जंग कहता है तुम्हें लालची नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास पहले से ही एक पिता है ना, तो बताओ तुम किससे चुनती हो, उसे या मुझे। सुपिया तुरंत कहती है मैं आपको चुनती हूँ। तब जंग कहता है ठीक है, तो याद रखना तुम मेरी बेटी हो और किसी और के बारे में मत सोचना, वह तुम्हारे पिता नहीं है, वह जोए के पिता हैं। सुपिया कहती है मुझे याद है। तब जंग पूछता है कि फिर तुम अभी भी परेशान क्यों हो, देखो तुम्हारा ये पिता उस फेचन से ज्यादा लंबा, सुंदर और अमीर है, तो उसके बारे में सोचना बंद कर दो। सुपिया कहती है कि मैं अपनी माँ के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी कि अगर मेरी माँ यहाँ होती तो उन्हें इस तरह एक साथ देखकर बहुत दुख होता। फिर जंग उसे समझाने लगता है कि इतना मत सोचो, तुम्हारी माँ अब यहाँ नहीं है, इसलिए वह यह सब नहीं देख सकती। और वह उसे समझाता है कि क्या तुम्हें भी उन्हें इस तरह देखकर परेशानी हो रही है और तुम उसी क्लैन में जाना चाहती हो। सुपिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, जब वह मुझे अपनी बेटी नहीं मानते तो मैं भी उन्हें अपना डैडी नहीं मानती। यह सुनकर जंग सोचता है कि यह लड़की कितनी सीधी है, काश उसकी माँ भी उसकी तरह होती तो आज उसकी जिंदगी इतनी बुरी न होती। और फिर सुपिया भी जंग की तारीफ करने लगती है और कहती है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे सबसे अच्छे डैडी मिले। तो वह कहता है हाँ तुम्हारी पसंद अच्छी है। फिर जब जंग और सुपिया घर आते हैं तो दादी सुपिया की बहुत देखभाल कर रही होती हैं और उसके साथ राजकुमारी जैसा व्यवहार कर रही होती हैं। और दादी कहती हैं कि तुम्हारा बहुत सारा पसंदीदा खाना तैयार किया गया है, जो चाहो खाओ। सुपिया बहुत खुश हो जाती है और फिर से सबकी प्रशंसा करने लगती है। इसके बाद दादी सुपिया को अपने कमरे में लाती है और कहती है कि मैंने ये कमरा खास तुम्हारे लिए सजाया है, क्या तुम्हें पसंद आया। सुपिया देखती है कि उन्होंने उसकी माँ की तस्वीर का फ्रेम भी वहाँ रखा है तो वह खुश हो जाती है और अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ देखो ये लोग कितने अच्छे हैं, मेरी प्यारी दादी हैं जो मेरा ख्याल रखती हैं और मेरे पिता भी बहुत अच्छे हैं। तभी दादी के अन्य दो पोते यानी जी और बाओ भी वहाँ आ जाते हैं और दादी उनका परिचय सुपिया से कराती है कि ये दोनों तुम्हारे भाई हैं और अब तुम लोग एक साथ खेलो। तो सुपिया जी और बाओ के साथ गार्डन में खेलने बाहर जाती है और फिर जोए भी अपने दोस्तों के साथ खेलने आती है और सुपिया को देखते ही उसे धक्का देना शुरू कर देती है और इनके बीच फिर से लड़ाई हो जाती है। सुपिया की मदद करने के लिए उसके भाई जी और बाओ भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं और सब मिलकर जोए और उसके दोस्तों से भिड़ जाते हैं। उसी समय जांग अपने ऑफिस में होता है, तभी उसे कॉल आती है कि घर के 3 बच्चे पार्क में लड़ रहे हैं। तो वह तुरंत वहां पहुंचता है और देखता है कि अच्छा हुआ ये लोग पिट नहीं रहे बल्कि बराबरी से लड़ रहे हैं। तो वह खुश होता है कि अब ये सच में परिवार के बच्चे जैसे लगते हैं। वह तीनों को रोकता है और ध्यान रखता है कि उन्हें चोट न लगे। तभी जोए का चाचा यानी उसकी माँ लिन का भाई हान वहां आता है। जैसे ही वह सुपिया को देखता है तो सोचता है कि यह लड़की बिल्कुल मे जैसी कैसे दिखती है। सुपिया भी उसे देखकर पहचान लेती है कि यह वही चाचा है जो मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और चाहता था कि मैं और मेरी माँ मर जाएं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सुपिया की माँ मी एक बार में काम करने गई थी, तभी हान उसे रोकने के लिए वहां पहुंचा। तो हान उससे कह रहा था कि उसकी बहन के रोने के बाद वह ऐसी जगह पर कैसे काम कर सकती है। मी जवाब देती है कि अब मेरा आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं, मैंने पहले ही सब तोड़ दिया है और मैं कहीं भी काम कर सकती हूँ। तभी एक आदमी वहां आता है और मी उसे स्माइल करते हुए अट्रैक्ट करने लगती है। यह देखकर हान गुस्से में कहता है कि अब हमारा भाई बहन का रिश्ता खत्म और वह चला जाता है। यहीं फ्लैशबैक खत्म होता है और हान शॉ को देखकर सोचता है कि ये मेरी बहन मी जैसी क्यों लग रही है, क्या यह उसकी बेटी हो सकती है। लेकिन तभी जी और बाऊ शॉ के लिए लड़ते हुए कहते हैं कि तुमने हमारी बहन को परेशान किया है,
यह सुनकर हान मान लेता है कि शायद वह ज्यादा सोच रहा था और बच्ची असल में मिस्टर जांग की है। फिर वह कहता है कि आपकी बेटी ने लड़ाई की। शॉ डर जाता है कि शायद डैड गुस्सा होंगे, लेकिन झांग उसका साथ देता है और कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, अगर कभी जरूरत हो तो मुझे बुलाना, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा। शॉ यह सुनकर खुश हो जाता है। हान ताना मारता है कि आपकी कंपनी के सीक्रेट्स लीक हो गए और इतना बड़ा प्रोजेक्ट खराब हो गया, फिर भी आप बच्चों के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप इतने शांत कैसे रह सकते हो। झांग कहता है कि तुम कितने शेमलेस हो, मेरे दोस्त ने तुम लोगों को धोखा दिया और प्रोजेक्ट का सीक्रेट तुम तक पहुंचा, फिर भी तुम खुद को सही मानते हो। शॉ ये सुनकर समझता है कि उसके डैड का प्रोजेक्ट चुराने वाला उसका चाचा ही था। इसके बाद जब झांग बच्चों को घर लाता है तो दादी उनकी हालत देखकर पूछती है, क्या हुआ। शॉ तुरंत कहता है कि दादी प्लीज मेरे भाइयों को डांटिए मत, वे मेरी प्रोटेक्शन के लिए लड़े थे। ये सुनकर दादी खुश हो जाती है और सोचती है कि शॉ कितना केयरिंग है। फिर जब शॉ जी और बाऊ के साथ खेल रही होती है तो वे कहते हैं कि अगर हमारे छोटे चाचा वहाँ होते तो सब डरकर भाग जाते, तुम अभी तक उनसे नहीं मिली हो ना, पता है वह पापा से भी ज्यादा स्केरी है। शॉ कहती है कि मेरे पापा स्केरी नहीं बल्कि बहुत अच्छे और जेंटल हैं। जी हैरान होकर कहती हैं कि बहन तुम ठीक हो, सच में ऐसा कैसे कह सकती हो। शॉ अब अपने छोटे चाचा ली से मिलने को लेकर एक्साइटेड हो जाती है और पौधे से पूछती है कि क्या तुम उन्हें जानते हो। पौधा कहता है कि हाँ, वह कंप्यूटर जीनियस है, लेकिन हर दिन खुद को कमरे में बंद रखते हैं और 2 दिन पहले गुस्से में मुझे खिड़की से बाहर फेंक दिया था। तभी दादी आती हैं, पूछती हैं कि आप किससे बात कर रही हैं। शॉ कहता है कि यह पौधा है। फिर जैसे ही दादी पौधों को पानी देने लगती हैं तो वे रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अब भी पानी की जरूरत नहीं थी और ज्यादा पानी से वे जल सकते थे। सूपिया दादी को रोकती है और कहती है कि अभी पानी मत दीजिए। दादी हैरान होती हैं कि सूपिया को पौधों के बारे में इतना कैसे पता। रात में सूपिया को फिर से पौधों की आवाज सुनाई देती है जो बताती है कि उसका छोटा पौधा जल रहा है और चाचा आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर सूपिया तुरंत ली के कमरे में जाती है और देखती है कि वह हाथ काटने की कोशिश कर रहे हैं। उसे देखते ही वह रोने लगती है और माँ कहकर पुकारती है, क्योंकि उसे अपनी माँ की याद आती है। वह ली को जगाने लगती है। इसी बीच आवाज सुनकर जंग और दादी पहुँचते हैं। जंग तुरंत भाई के हाथ पर पट्टी बांध देता है। ली गुस्से में पूछते हैं, यह लड़की कौन है। जंग कहता है कि वह मेरी बेटी और तुम्हारी भतीजी है, उसे अच्छा ट्रीट करो और उसे एक गिफ्ट भी देना होगा। दादी भी कहती हैं कि इस लड़की के साथ बुरा मत करो, तुम्हें पता है उसकी माँ ने भी आत्महत्या की थी और ये बच्ची देखकर बहुत दुखी हुई। दादी और ली दोनों रोने लगते हैं। जंग भाई को डांटता है कि तुम बच गए हो, लेकिन अगली बार क्या होगा, क्यों होश में नहीं आते। सूपिया कहती है कि अंकल प्लीज अपनी जान मत लीजिए। दादी भी कहती हैं, देखो छोटी बच्ची में समझ है, अब उसकी बात सुनो। ली सूपिया पर गुस्सा होती है और कहती है, मेरा हाथ छोड़ दो वरना मार दूंगी। सूपिया कहती है, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी, और मन ही मन सोचती है कि काश उसे पहले पता चलता तो अपनी माँ को भी रोक लेती। ली कहती है कि मैं जिंदा रहकर भी बेकार हूँ, मेरे पैर काम के नहीं रहे। सूपिया कहती है, अगर आप पैरों से नहीं चल सकते तो क्या हुआ, आपके पास मुंह आंखें नाक सब है, तो आप खुद को बेकार कैसे कह सकते हो। जंग भी समझाता है कि देखो एक छोटी बच्ची भी समझती है, तुम्हें भी समझना चाहिए। ली को गुस्सा आता है। जंग कहता है, ठीक है तो फिर यहीं लेटे रहो, और सूपिया दादी को ले जाता है। जाते समय दादी रोते हुए कहती है, दोबारा ऐसा मत करना। ली सोचता है कि क्या मैं सच में बेकार हूँ। फिर सूपिया पौधे से बात करती है और ली के बारे में पूछती है कि वह ऐसे कैसे हुए। पौधा बताता है कि वह पहले एक फेमस फोरेंसिक डॉक्टर थे, जिन्होंने एक केस में सच बताया कि मौत मर्डर से नहीं सुसाइड से हुई थी। इस बात से मरीज के परिवार वाले इतने गुस्से हुए कि उन्होंने उसे गाड़ी से टक्कर मार दी और वह विकलांग हो गया। तभी से उसने खुद को कमरे में बंद करना और बार बार जान लेने की कोशिश करना शुरू कर दिया। तो सूपिया को बहुत बुरा लगता है कि चाचा इतने गरीब हैं। फिर प्लांट उसे बताता है कि उसके चाचा ली पैसों के बहुत लालची और कंजूस हैं। सूपिया ये सुनकर खुश हो जाती है और सोचती है कि फिर तो मैं भी पैसे कमाने में चाचा की मदद कर सकती हूँ। अगले दिन सूपिया अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर कचरे से ढेर सारी प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी करती है और घर लाकर कहती है कि अब हम इसे बेचकर बहुत सारा पैसा कमाएंगे और चाचा को देंगे। चाचा यह सब देखकर खुश हो जाते हैं। ली सीसीटीवी फुटेज में यह सब देखता है और सोचता है कि कंपनी का प्रोजेक्ट भी खराब हो गया है और लगता है परिवार दिवालिया हो जाएगा, इसलिए ये लोग कूड़ा उठा रहे हैं। बोतलें बेचने के बाद जो भी पैसा आता है सूपिया और उसके भाई मिलकर ली को देने जाते हैं। जी और बाऊ कहते हैं कि हम चाचा से बहुत डरते हैं, तुम जाकर ये पैसा दे दो। सूपिया तुरंत ली के कमरे में जाती है और पूछती है, अंकल आप सो रहे हैं क्या। वह गुस्से में कहता है कि तुम देख नहीं सकती, मैं जाग रहा हूँ। सूपिया हंसकर ये सारा पैसा उन्हें देती है और कहती है, अंकल ये लीजिए, ये पैसा हमने कमाया है, ये आपके लिए है। आप पैसे के लालची हैं तो आपको पैसा बहुत पसंद होगा। मैं हर दिन अपने भाइयों के साथ बोतलें लाऊंगी और पैसे कमाकर आपके पास दूंगी, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन ली को गुस्सा आता है कि वह मुझे पैसों का लालची समझ रही है। वह कहता है, यहाँ से निकल जाओ। सूपिया कहती है, बस खुश रहिए, और भाग जाती है।
ली सोचने लगता है कि इसका मतलब है ये लोग मेरे लिए कचरा इकट्ठा कर रहे थे। फिर जंग अपने ऑफिस में होता है, तब उसका भाई लियो उसे नए प्रोजेक्ट की जानकारी भेजता है कि अब वे नए रोबोट बनाने पर काम करेंगे। जंग खुश हो जाता है कि लगता है ली अब ठीक हो गया है। फिर जब जंग बाहर काम के लिए जाता है तो देखता है तीनों बच्चे बोतलें इकट्ठा कर रहे हैं। वह सूपिया से पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। सूपिया बताती है कि हम पैसे कमाने के लिए बोतलें इकट्ठा कर रहे हैं ताकि चाचा को दे सकें, क्योंकि उन्हें पैसे पसंद हैं और अगर वह खुश रहेंगे तो आत्महत्या की कोशिश नहीं करेंगे। जांग इस बात से सहमत होता है और कहता है ठीक है, अपना काम करो, लेकिन अपना भी ध्यान रखो। फिर जब सूपिया घर आती है तो उसे पता चलता है कि आज दादी ने खाना बनाया है। सूपिया कहती है कि क्या दादी इसे खा सकती हैं? तभी जांग तुरंत खाना अलग कर देता है और कहता है दादाजी ये ठीक नहीं है, आपको अभी खाना बनाना नहीं आता। तभी ली कमरे से बाहर आता है तो सब खुश हो जाते हैं कि वह आखिरकार कमरे से बाहर आया। जांग उसे बताता है कि अभी हम एक नए रोबोट पर काम कर रहे हैं, आपने इसमें बहुत सी गलत चीजें भेजी हैं, इसलिए आपको इसे फिर से संशोधित करना होगा। ली कहता है कि भाई तुम देखो मेरा हाथ कैसे घायल हो गया है। तो फिर जैन उससे कहता है कि तुम कमरे में पड़े पड़े बोर हो गए होंगे, इसलिए अब कुछ काम करो। फिर सूपिया खुशी से ली की तारीफ करने लगती है कि अंकल आप बहुत कमाल के हैं, आप रोबोट बना रहे हैं। और वह फिर से उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि हमने फिर से पैसा कमाया है, तो अंकल अब हम पैसे कमाना शुरू करेंगे और आप एक नया रोबोट बनाइए। यह कहकर वह खुशी खुशी चली जाती है। फिर दादी को खुशी होने लगती है कि सूपिया की वजह से अब ली भी इतनी कुर्सी पर आ गया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ली रोबोट बनाने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है और फिर वह नए प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करके जैन को भेज देता है और फिर खुश होने लगता है कि अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है। फिर रात में हम देखते हैं कि जैन सूपिया को देखने के लिए उसके कमरे में आता है और वह देखता है कि वह अपनी माँ की राख को पकड़े हुए सो रही है। फिर अगले दिन वह सूपिया को बताता है कि वह उसकी माँ को एक नए घर में स्थानांतरित कर रहा है। सूपिया इस बात से सहमत नहीं है, वह कहती है कि मैं अपनी माँ को अपने साथ रखना चाहती हूँ। फिर जैन कहता है कि अगर यह कभी गिर गया तो देखो मैंने तुम्हारी माँ के लिए एक नया घर खरीदा है, और वह उसे कब्र दिखाने लगता है और कहता है कि जब भी तुम्हें उसकी याद आए तो तुम जाकर उससे मिल सकते हो। सूपिया इस बात पर सहमत हो जाती है और फिर जब ये लोग कब्र में डालने के लिए राख ले जा रहे होते हैं तो रास्ते में जैन उससे कहता है कि तुम भी अपनी माँ के लिए फूल क्यों नहीं ले जाती। फिर जब सूपिया ये फूल लेकर बाहर आती है तो देखती है कि जांग वहाँ नहीं है, तो वह पार्क में बैठकर उसका इंतजार करती है और फिर जो ये देख लेती है और वह उससे बदला लेने के लिए यहाँ पहुँचती है और सूपिया की माँ की राख का बर्तन नीचे फेंक देती है और जैसे ही वह टूटता है तो राख नीचे गिर जाती है और जो उसे लात भी मारने लगती है। सूपिया रोने लगती है और कहती है कि यह मेरी माँ है और जैसे ही वह रोते हुए जो को मारने जाती है फुचन यहाँ आ जाता है और वह सूपिया को दूर फेंक देता है और जो को बचाने लगता है और इसी बीच सूपिया के बैग को चोट लग जाती है, लेकिन वह फिर भी नहीं मानती और अपनी माँ की राख के लिए रोती रहती है। इस बीच जांग यहाँ पहुँचती है और फुचन पर चिल्लाती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि जिस चीज पर तुम पैर रख रहे हो वह उसकी माँ की राख है। फिर जो उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुमने मेरे पिता को कैसे मारा। तो जांग कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हारी जीभ निकाल लूंगा। फिर वह शांत हो जाती है और फिर जांग और सूपिया के साथ मिलकर अपनी माँ की राख को बैग में डाल रही होती है। तभी लिन यहाँ पहुँचता है और देखने लगता है कि क्या हो रहा है और फिर जांग सूपिया को साथ ले जाने लगता है। वह फुचन से कहता है कि तुम्हें बाद में इस बात का पछतावा होगा और फिर यह सब देखकर लिन बहुत खुश हो जाती है और वह सोचती है कि अच्छा हुआ वह मर गई और उसके ऐश के साथ कितना बुरा हुआ। और फिर लिन को याद आने लगता है कि कैसे उसने मी को फंसाकर घर से बाहर निकलवा दिया था और उसके माँ और पिताजी भी उससे नफरत करने लगे थे। फिर यहाँ हम देखते हैं कि अपनी माँ की दरार में आकर सूपिया बैठकर उसके लिए रो रही है। फिर जयन ये सब देखकर उसे रोना बंद करवाता है और कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, लेकिन सूपिया फिर भी जाने को राजी नहीं होती और वह इतना रोने लगती है कि यहीं उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। फिर जैन उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है और तब सूपिया का ऑपरेशन चल रहा होता है और ऑपरेशन रूम के बाहर सभी सूपिया के लिए रो रहे होते हैं, उसकी चिंता कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि एक पिता अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मित्र कहता है कि यह मेरी गलती है, मैंने उसकी ठीक तरह से देखभाल नहीं की और मैं कॉल पर बात करने चला गया। दादाजी उस पर चिल्लाते हैं कि क्या कॉल पर बात करना इतना जरूरी था। ली भी कहता है कि हम उस फू परिवार को नहीं छोड़ेंगे। तभी डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं कि आप लोग अपनी बेटी का ख्याल कैसे रखते हो, उसे इतनी चोट कैसे लगी, वह अब खतरे से बाहर है, लेकिन अगली बार ध्यान देना और बच्चे की ठीक देखभाल करना। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। वे सब सूपिया के पास जाकर रोने लगते हैं तो सूपिया कहती है दादी और पापा आप लोग रोइए मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद जंग फुचन से मिलने जाता है और उसे डांटता है कि क्या तुम्हें पता है तुमने मेरी बेटी को कितना दुख दिया है। ये चिल्लाकर वह चला जाता है। जब सूपिया अस्पताल से घर आती है तो दादी से मिलकर खुश होती है। जांग उसे डिस्चार्ज गिफ्ट देता है और उसे एक पेंडेंट देता है जिसमें उसकी माँ की तस्वीर रखी होती है।
सुपिया पूछती है, ये और तस्वीरें आपको कैसे मिली? जंग बताता है कि तुम्हारे चाचा ने मदद की है। सुपिया खुश होकर ली के गाल पर किस कर देती है और कहती है, अंकल आप बहुत अच्छे हैं। सुपिया अपनी माँ की तस्वीर से बातें करती है और कहती है, माँ देखो अब मेरा भी परिवार है और ये लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं। इसके बाद ली अपने काम में व्यस्त हो जाता है और फ्लैशबैक में दिखता है कि ली और जंग मिलकर फुइचन के खिलाफ प्लान बनाते हैं कि उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट चुराया है, अब हम उनकी कंपनी को कड़ी टक्कर देंगे और उससे बेहतर रोबोट बनाएंगे। ली काम में सफल होता है और राहत की सांस लेता है। फिर जंग सुपिया को जल्दी तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि पिताजी तुम्हें पार्टी में ले जा रहे हैं। वे पार्टी फुइचन की कंपनी की है और नए रोबोट का लॉन्च इवेंट भी वही है। जंग सोचता है कि फुइचन ने मुझे बुलाकर शायद उकसाने की कोशिश की है, पर आज उन्हें हमारी क्षमता दिखेगी। सुपिया कहती है, पापा यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, बहुत महंगा होगा ना? जंग कहता है, हाँ चलो आनंद लेते हैं। तभी श्री गुना आते हैं, वही दोस्त जिसने जंग को धोखा दिया था। वह कहते हैं, मेरी सफलता की पार्टी में तुम्हारा स्वागत है। तो सुपिया को यह देखकर गुस्सा आता है कि क्या पिताजी यह उपहार उनकी ओर से है? जंग ने हाँ कहा। सुपिया कहती है, पिताजी चलो खाना खाने चलते हैं। जब लोग खाने के पास आते हैं, सुपिया कहती है, पिताजी हम उस बुरे आदमी को गरीब बना देंगे। जंग कहता है, हाँ चलो और अच्छा खाएं पिएं। जंग और सुपिया को देखकर सभी लोग बात करने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि वह जंग की बेटी है। जब फुइचन उन दोनों को इस तरह एक साथ देखता है तो सोचता है, मुझे उस लड़की को जंग के साथ देखकर इतना बुरा क्यों लग रहा है? यह लड़की कौन है? फिर हम सुपिया के चाचा हान को देखते हैं जो मंच पर जाकर सभी को अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। जंग अपना रोबोट दिखा रहा है और उन्हें नए रोबोट से मिलने के लिए बुलाता है जिसे उसकी कंपनी ने लॉन्च किया है, और वह सभी को रोबोट के बारे में बताता है कि यह कितना खास है। और इस बार हमने उनसे बेहतर रोबोट बनाया है। चान और हानो उसे अपने रोबोट का डेमो देने के लिए कहते हैं। जंग उन्हें डेमो दिखाते हैं कि यह रोबोट किसी भी बीमारी का पता लगा लेगा जिससे वे पीड़ित होंगे। रोबोट तुरंत व्यक्ति की बीमारी का पता लगा देता है कि उसे ब्रेन कैंसर है। आदमी कहता है, यह गलत है, मैंने अभी चेकअप करवाया है और मुझे कोई बीमारी नहीं है। सभी हंसने लगते हैं कि तुम्हारा रोबोट बेकार निकला, हमने सोचा आपने सचमुच कुछ किया होगा पर तुम फेल हो गए। जंग कहते हैं, मैं गलत नहीं हूँ, आप अपना चेकअप दोबारा करवाएं। आदमी तुरंत चेकअप करवाने चला जाता है और खुश होकर वापस आता है। हर कोई कहता है, देखो वह असफल हो गया है। आदमी जंग और रोबोट को धन्यवाद देने लगता है कि उसने वाकई अद्भुत रोबोट बनाया है। सही निदान किया कि मस्तिष्क कैंसर का पहला चरण है। डॉक्टर ने कहा, यह अच्छा है, पहले ही पता चल गया था, अब ठीक हो जाएगा। आदमी खुश होकर फुइचन की कंपनी में निवेश करने से मना कर देता है और कहता है, अच्छा हुआ, मुझे पहले ही पता चल गया कि आपका रोबोट किसी काम का नहीं है। यह सुनकर सभी निवेशक फुइचन की कंपनी से निवेश वापस लेने लगते हैं और फुइचन के कर्मचारी चिंतित हो जाते हैं। निवेशकों को समझाने के लिए पीछे भागने लगते हैं। यह देखकर सुपिया खुश हो जाती है और जंग की गर्दन पर किस करती है और कहती है, डैडी आप सच में बहुत कमाल के हो। फुइचन बातचीत के लिए आता है। सुपिया उसे देखते ही डर जाती है। जंग उस पर चिल्लाता है, तुम नहीं देख सकती मेरी बेटी तुमसे नफरत करती है, उससे दूर रहो। फुइचन कहता है, मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि इस बच्चे की माँ कौन है। जंग कहता है, तुम जानने के लायक नहीं हो। फुइचन कहता है, ठीक है बस बताओ, क्या वह सचमुच तुम्हारी बच्ची है? जंग हाँ कहता है, वह मेरी बेटी है, अब आप यहाँ से चले जाइए। फुइचन माफी मांगकर चला जाता है। जाने के बाद जंग पूछता है, क्या तुम मेरी बात से नाराज हो? सुपिया कहती है, नहीं मुझे पता है डैडी, आपने मेरी रक्षा के लिए ऐसा किया, आप सबसे अच्छे पिता हैं। वह पूछती है, पापा यहाँ कितना सारा खाना बचा है, क्या हम चाचा के लिए भी कुछ ले जा सकते हैं? जंग कहता है, हाँ हाँ। सुपिया ली के लिए पेस्ट्री ले जाती है और कहती है, अंकल ये लीजिए, मैं आपके लिए लाई हूँ। ली इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। रोबोट उसकी भावनाओं को भांप कर कहता है, वह चाहता है कि आप उसे अपने हाथों से खाना खिलाएं। सुपिया खुश हो जाती है और कहती, आओ अंकल, मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। लेकिन ली अभी भी सहमत नहीं है। फिर रोबोट अपनी भावनाएं बताना शुरू करता है कि वह चाहता है कि आप उसे मना लें और फिर उसे खाना खिलाएं। ली कहता है, मैंने यह रोबोट बनाकर गलती की, यह मेरे बारे में सब कुछ बता रहा है। सुपिया जंग को विश्वास दिलाती है कि वह हमेशा कमरे में झूठ बोलता है, उसे उसके साथ घूमना चाहिए। ली इस बात पर सहमत हो जाता है और सुपिया उसे बाहर ले जाती है और दौड़ने के लिए कहती है। दोनों खूब हंसते हैं। इसी बीच दो लोग ली के पास आते हैं और उसे रोकते हैं। पौधा सुपिया को बताता है कि कोई उसके चाचा को परेशान कर रहा है। सुपिया जल्दी से ली को बचाने पहुंचती है और पता चलता है कि ये उसके पुराने सहकर्मी हैं जिन्होंने उस पर झूठा आरोप लगाया था। सुपिया पौधे की मदद से ली का नाम साफ करने में मदद करती है क्योंकि पौधों ने देखा था कि आदमी ने आत्महत्या की थी और शराब की बोतल में इसका सबूत था। ली के सहकर्मी बोतल को परीक्षण के लिए देते हैं और साबित होता है कि आदमी ने सचमुच आत्महत्या की थी। ली सही फोरेंसिक डॉक्टर साबित होता है और निलंबित नहीं होना चाहिए।
ली का नाम साफ हो जाता है और सहकर्मी पूछते हैं क्या वह काम पर वापस आएगा। वह मना करता है और कहता है मेरे पैर ठीक नहीं है, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। अब मैं अपने भाई के साथ मिलकर रोबोट बनाऊंगा। तभी हान आता है और बातें बताना शुरू करता है। ली कहता है तुम कॉलेज में मुझसे मुकाबला नहीं कर सके और अब आए हो। सुपिया को पता चलता है कि उसकी माँ भी उनके कॉलेज में पढ़ती थी। रात को सुपिया ली के पास अपनी माँ के बारे में पूछने आती है और कहती है अगर तुम और मेरी माँ एक ही कॉलेज में थे तो क्या तुम उसे जानते थे और कोई कहानी बता सकते हो। ली बताता है तुम्हारी माँ कॉलेज में मशहूर थी और अच्छा डांस करती थी। वह वीडियो दिखाता है और सोचता है वह कितनी अच्छी थी, लेकिन क्यों उसके साथ बुरी चीजें हुई और लोग उसके बारे में क्यों कहते थे कि उसने बुरा किया। सुपिया सोने लगती है और नींद में कहती है सब लोग मेरी माँ से नफरत क्यों करते थे। अगले दिन जांग और सुपिया ली के साथ पहाड़ पर गुरु से मिलने जाते हैं जो ली के पैर ठीक कर सकता है। सुपिया फिर पौधे से बात करती है और गुरु कहता है वह ली का इलाज करेगा, लेकिन शर्त यह है कि सुपिया उसकी छात्रा बने क्योंकि वह सारा ज्ञान देना चाहता है ताकि वह लोगों की जान बचा सके। सुपिया तुरंत सहमत हो जाती है। गुरु बताते हैं कि ली को ठीक करने के लिए विशेष जड़ी बूटी चाहिए जो जंगल में मिलेगी और काफी खोजनी होगी। सुपिया अकेले जड़ी बूटी लेने जाती है और पौधों से पूछती है कि जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी। उसे वह पौधा मिल जाता है, लेकिन जाते समय उसका पैर फिसलता है और चोट लगती है। जांग पूरी टीम के साथ सुपिया को ढूंढते हैं और सुरक्षित बचा लेते हैं। सुपिया बताती है कि वह ली के लिए यह औषधीय पौधा लेने गई थी। ये लोग चाव से पूछते हैं कि उसे कैसे पता चला। वह बताती है कि पौधे ने उसे बताया। ये सुनकर वे समझ जाते हैं कि वह सचमुच पौधों से बातें करती है और कई बार उनकी मदद भी कर चुकी है। जंग और ली सुपिया से कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में किसी और को नहीं बताना चाहिए, तुम पौधे से बात कर सकती हो, यह रहस्य केवल हमें ही जानना चाहिए। सुपिया कहती है ठीक है। इसके बाद मास्टर ली का इलाज करता है और उसके पैरों को पूरी तरह ठीक कर देता है। वह कहता है कि कल मैं सुपिया को अपना छात्र बनाने के लिए समारोह आयोजित करूंगा। ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन जब जंग सुपिया को गुरु से मिलवाने पहुंचता है, लिन अपनी बेटी जो के साथ आती है क्योंकि यह मास्टर उसकी माँ का इलाज करने वाला है। वह यहाँ इन लोगों को अपमानित करने लगती है और कहती है तुम लोगों को यहाँ प्रवेश क्यों मिला। वह गार्ड की मदद से इन्हें बाहर निकाल देती है, लेकिन जब मास्टर को पता चलता है कि सुपिया और जांग को निकाल दिया गया है तो वह बहुत गुस्सा होता है और सुपिया को वापस लाता है। लिन पर चिल्लाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इन लोगों को निकालने की और गुस्से में कहता है अब वह उसकी माँ का इलाज नहीं करेगा। लिन बहुत परेशान हो जाती है और समझाने लगती है। जो सुपिया से बहुत ईर्ष्या करती है और सोचती है आज मैं उसे रास्ते से हटा दूंगी। वह उसे पानी में धकेलने जाती है। सुपिया अचानक एक तरफ हटती है और जो खुद भी चोट खाती है। वह रोने का नाटक करती है और फुईचन को फोन कर झूठ बोलती है कि पिताजी उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। सुपिया कहती है मैं कुछ नहीं कर रही। फुईचन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और चिल्लाने लगता है। जांग और ली मिलकर सुपिया का पक्ष लेते हैं और कहते हैं हमारी सुपिया झूठ नहीं बोल रही। अगर वह कहती है उसने कुछ नहीं किया तो उसने कुछ नहीं किया। ये लोग कहते हैं कि यहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं है। मास्टर जी आते हैं और कहते हैं किसने कहा कि यहाँ सीसीटीवी नहीं है। फुटेज देखने पर साबित होता है कि सुपिया सच कह रही थी और जो ने झूठा आरोप लगाया। फुईचन अपमानित महसूस करता है और लिन और जो के साथ बाहर जाता है और लिन पर चिल्लाता है कि उसकी बेटी झूठ बोल रही थी, उसने उसे क्या सिखाया है। लिन बहुत गुस्सा होती है कि फुईचन ने मे की बेटी के लिए मे पर चिल्लाया। सुपिया को सबक सिखाने के लिए वह उसे अपहरण करने के लिए महिला देती है। इसी बीच जंग 3 बच्चों को पिकनिक पर ले जाता है और उनके लिए कुछ खाने को लेने जाता है। फिर गुंडे इन बच्चों को कार में डालकर ले जाते हैं और लिन यह सब कर रही होती है। वह कहती है कि उसे मार दिया जाए और उसके अंगों को भी ट्रांसफर किया जाए। किसी तरह जंग तीनों बच्चों को ढूंढ लेता है और उन्हें अस्पताल ले आता है। वह रोते हुए कहता है कि मैं फिर से उनकी देखभाल नहीं कर सकता। सुपिया के इलाज के लिए रक्त की कमी हो जाती है और अस्पताल में रक्त उपलब्ध नहीं होता। जब फुईजान को पता चलता है तो वह तुरंत रक्तदान करने निकल पड़ता है। लिन उसे रोकती है और कहती है तुम किसी और की बेटी के लिए रक्तदान क्यों कर रहे हो। फुईजान कहता है तुम पागल हो, किसी की मौत होने वाली है और वह भी हमारी बेटी की उम्र का। फिर भी वह रक्तदान करने चला जाता है। अस्पताल पहुंचते ही जंग और ली उसे रोकते हैं और कहते हैं तुम्हें रक्तदान करने की जरूरत नहीं है। फुईजान कहता है तुम पागल हो, तुम्हें अपने बच्चे की जान बचाने की जरूरत नहीं है। जंग उसे बताता है कि तुम्हारा उससे खून का रिश्ता है, इसलिए आप उसे रक्तदान नहीं कर सकते। फुईजान यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि वह उसकी बेटी है। जंग उसे बताता है कि हाँ वह उसकी और मे की बेटी है। फुईजान को पता चलता है कि मे जीवित नहीं है और मर चुकी है। ये सब उसके कारण हुआ है और आज तक उसने अपनी बेटी के बारे में नहीं जाना। फुईजान बहुत पछतावा करता है और रोने लगता है। जंग उसे लिन के बारे में सब कुछ बताता है कि उसकी पत्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और उसी ने यह सब किया।
फुईजन घर जाते समय लिन से लड़ता है कि उसने मे के साथ कितना बुरा किया और जंग को पता चलता है कि कैसे लिन ने मे को फंसाया और उसने आत्महत्या नहीं की बल्कि मरवा दिया। फुईजन उसे थप्पड़ मारता है और वह कहती है, हाँ मैंने सब कुछ किया है, मैं मे को अपनी सारी चीजें कैसे लेने देती, तुम्हें और मेरे परिवार को मेरा होना चाहिए था, इसीलिए मैंने सब कुछ छीन लिया। इन लोगों को मे के गैर कानूनी काम के बारे में भी पता चलता है कि वह अंग स्थानांतरण का काम करती थी और इसके कारण वह जेल चली जाती है। सब कुछ जानने के बाद फुईजन सुपिया से माफी मांगता है कि उसे अफसोस है कि वह अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सका। सुपिया कहती है, तुम मेरे लिए कोई नहीं हो, मेरे पिता मेरी रक्षा के लिए यहाँ हैं। अंकल, आप मुझसे दूर रहो। जंग फुईजान से कहता है कि तुमने सुना है कि सुपिया का अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है और यह हमारे लिए ठीक है। जंग का पूरा परिवार सुपिया के साथ उसका जन्मदिन मना रहा है और सभी बहुत खुश हैं। फुईजान भी इधर आता है और बाहर से सुपिया को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। वह सोचता है, काश मैंने मे की बात मान ली होती और उसे गलत नहीं समझा होता। आज मैं उसके और अपनी बेटी के साथ खुश रहूंगा। जंग का परिवार सुपिया की अच्छी देखभाल कर रहा है और वे खुशी से जन्मदिन मना रहे हैं। इस तरह यह नाटक सुखद अंत पर पहुंचता है।